अंजू, आज कॉलेज से जल्दी आ जाना। अलमारी से कपड़े निकालती तृप्ति ने कहा। क्यों माँ, आज कोई ख़ास बात है क्या? किताबें समेटती अंजू के स्वर में उत्सुकता से अधिक लापरवाही छलक रही थी। हाँ, आज शाम को एक ख़ास मेहमान आ रहा है। खुली अलमारी के दरवाजे से झांककर तृप्ति ने शरारती भाव से कहा तो अंजू का लापरवाह भाव भग से उड़ गया। मन में शंका उभर आई तो किताबें मेज पर ही छोड़कर वह तेजी से माँ के पास आकर गंभीर स्वर में बोली, सच बताओ माँ, कौन आ रहा है? तेरे पिताजी ने तेरे रिश्ते की बात की है। लड़का डॉक्टर होने के साथ ही सुंदर और सुशील भी है। माँ की आंखों में ममता का सागर उमड़ आया। पर माँ, पिताजी ने एक बार मुझसे तो पूछा होता। पर उसका गमगीन स्वर माँ के उत्साह के नीचे दब गया। अरे, अभी उन्होंने रिश्ता पक्का थोड़े ही कर दिया है। आज शाम को वो आ ही रहा है ना। तुम देख सुन लेना, तेरी पसंद जाने बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। पर माँ, मैंने तो लड़का पसंद कर लिया है। अंजू ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कह दी। तो तृप्ति भौचक्की सी रह गई। पसंद कर लिया? पर तूने उसे कब देखा? अरे माँ, तुम भी कितनी भोली हो। मैंने वो लड़का नहीं, एक दूसरा लड़का पसंद कर लिया है। लाड़ में अंजू ने माँ के गले में बाहें डाल दी। पर वास्तविकता का एहसास होते ही तृप्ति चौंक कर दूर छिटक गई। क्या कहा? दूसरा लड़का? पर कौन है वह? मेरी सहेली सीमा का भाई। भीतर से संशय की पहाड़ियों पर लुढ़कती अंजू ऊपरी सतह पर सहजता की सलज मुस्कान बिखेरे थी। दृष्टि झुकाकर बोली, राहुल और उसके पिता कल ही हमारे यहाँ आने वाले हैं। मैं आज शाम को आपको ये सब बताने ही वाली थी। पर आज उन अतिथियों का क्या होगा जिन्हें तेरे पापा ने बुलाया है? माँ का चिंतित स्वर सुन प्यार से उफनती अंजू माँ से लिपट गई। मेरी अच्छी माँ, प्लीज़ पापा से कहकर आज इस चक्कर को किसी तरह टाल दो। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तूने अच्छा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कहते हुए तृप्ति फ़ोन की ओर बढ़ गई। उसने अपने पति सागर को हल्का सा संकेत देकर मना किया कि वह आज आने वाले अतिथियों को किसी बहाने टाल दें। पहले तो सागर भी असमंजस की स्थिति में चिड़चिड़ा उठा। पहले निमंत्रण देकर अब मना करना कितनी अभद्रता होगी। पर तृप्ति ने जब अधिक ही जोर दिया तो उसे मानना ही पड़ा। दूसरे दिन राहुल और उसके पिता सुबह ही आ गए। तृप्ति स्नान करके अपने कमरे में तैयार हो रही थी। अरे मैडम, अब तुम अपना इतना रूप मत संवारो कि लड़के का बाप तुम पर लट्टू हो जाए। इस बेचारे बंदे का भी तो कुछ ख्याल करो। कमरे में घुसते ही सागर ने शरारत से कहा तो तृप्ति झेप गई और पास खड़ी अंजू मुस्कुरा दी। पापा, आप भी? अरे, तूने समझा क्या है अपनी माँ को? इस उम्र में भी बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा दे। वहाँ मेहमान बैठे इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको बुलाने आया और ख़ुद इनके जाल में फंस गया। सागर ने नाटकीय अंदाज में कहा तो माँ बेटी दोनों की हंसी छूट गई। कला कक्ष में पहुँचते ही सागर ने सामने बैठे अतिथियों से तृप्ति का परिचय करवाया। तृप्ति, ये हैं कर्नल आकाश और ये इनके बेटे कैप्टन राहुल। और कर्नल साहब, ये हैं हमारी अर्धांगिनी तृप्ति। पर अतिथियों पर नज़र डालते ही तृप्ति तो एकाएक मस्तिष्क में उठे झंझावत में चकर घिन्नी सी बन गई थी। बरसों के धुंधलाए दर्पण पर पड़ी समय की धूल की परतें अनायास ही उतरने लगी थीं। सागर उन अतिथियों से क्या बात कर रहे थे, उसे कुछ होश नहीं था। उसके जहन में तो बस एक नाम घूम रहा था, आकाश। क्यों माँ, कैसी लगी मेरी पसंद? अतिथियों के जाते ही अंजू ने लाज भरी मुस्कुराहट के साथ माँ से प्रश्न किया तो तृप्ति चौंक उठी। एक पल को दृष्टि शून्य में ठहरी और दूसरे ही पल बेटी की ओर तेज निगाहों से देखते हुए उसने अपना दो टूक फैसला सुना दिया। ये शादी नहीं हो सकती। सुनकर अंजू जैसे आसमान से गिरी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, तृप्ति ने इस बार ऊंचे स्वर में कहा। पर क्यों नहीं हो सकती? अंजू का स्वर चिड़चिड़ा उठा, पर उससे विचलित होते हुए बिना उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्योंकि मुझे फौजी पसंद नहीं है। पर क्यों माँ? अंजू, मैंने तुम्हें कभी किसी बात से मना नहीं किया,
पर आज तुम्हें मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। क्या तुम फौज की नौकरी से डरती हो माँ? शायद इकलौती बेटी के भविष्य की आशंका से तुम ऐसा कह रही हो, पर सच कहती हूँ माँ, एक फौजी की पत्नी होने पर जो रोमांच मुझे मिलेगा वो एक आम आदमी की पत्नी होने में कहाँ। अंजू माँ की अस्वीकृति का कुछ और ही अर्थ लगा बैठी। लाड़ से फिर अंजू ने माँ के गले में बाहें डाल दीं, पर तृप्ति को तो जैसे नाक दिख गया था। बेटी की बाहें झटक कर उसने मुंह फेर लिया। कारण जो भी हो, पर यह शादी नहीं हो सकती। वादा करो कि तुम राहुल से कभी नहीं मिलोगी। एक झटके से पलटकर तृप्ति ने अंजू के कंधे झकझोर दिए। माँ की आंखों में झांकते हुए अंजू बेहद परेशान हो उठी। आखिर बात क्या है माँ? तुम मेरी खुशियों को क्यों नष्ट करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मुझे गलत मत समझो, पर इन फौजी लोगों पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है, तृप्ति ने धीरे से कहा। अंजू ने अपने कंधे पर रखा माँ का हाथ धीरे से हटा दिया। उसका स्वर बिखरने के ढलान पर था। माँ, आज अचानक तुम मेरे लिए एक पहेली बन गई हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अपनी नाजों से पली बेटी को मायूसी के खंडर में भटकती देख माँ का दिल कराह उठा। तृप्ति की नज़र बेटी के उदास चेहरे पर अटक गई। बिल्कुल उसी का तो प्रतिरूप है अंजू। कहीं अतीत अपना इतिहास तो नहीं दोहरा रहा? सोचकर वह एक बारगी काँप उठी। नहीं, अपने अतीत को यदि उधेड़ कर भी वह अपनी बेटी की जिंदगी बचा सकती है तो उस कड़वे सच को यूं मुट्ठी में बंद रखना उचित नहीं। मन में लहरों का झंझावात थमते ही आंखों का पनीलापन भी कुम्हला गया और पहली बार अंजू के सम्मुख इतिहास के पन्ने एक एक कर खुलने लगे। उन दिनों तृप्ति 12वीं की छात्रा थी। रूढ़वादी पिता के कठोर अंकुश के बाद भी बेटी का यौवन उन्मादी झरने सा हर बंधन तोड़कर छलक रहा था। पिता के सम्मुख यंत्र चालित सी चलने वाली देह के भीतर धड़कता नन्हा सा दिल यौवन की शोक और चंचल उमंगों की डोर से लिपटा ऊंचे आसमान में इंद्रधनुषी सपने सजा रहा था और अनुशासन और नियमों की हटी उसके माँ पिता अपनी बेटी के मन के पनपते भावों से नितांत अनजान थे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय फौज भी चौकन्नी हो उठी और देश की हर छावनी में फौजियों का जमावड़ा बढ़ गया। मेरठ छावनी में भी इधर से उधर जाते फौजी अक्सर ही तृप्ति को भी दिख जाते थे। एक दिन तृप्ति सहेलियों के साथ कॉलेज में घटी किसी घटना पर मन ही मन मुस्कुराती घर लौट रही थी कि अचानक मरना है क्या सुनकर उसने सर उठाया। सामने फौजी जीप थी। यदि चालक ने ब्रेक मारने में क्षण भी देरी की होती तो यह तृप्ति बखूबी समझ गई, पर यौवन का तकाजा उस गंभीर माहौल में भी उसकी हंसी छूट गई, जिसे सुनकर जीप में बैठा फौजी झल्ला गया। देखो मैडम, अगर मरने का ही शौक चढ़ गया है तो कोई दूसरी गाड़ी देख लो, मुझ पर तो ये कृपा ना करो। हॉर्न बजाकर उसने जीप के सामने खड़ी तृप्ति को हटने का इशारा किया, पर उसके पैर टस से मस न हुए। जुबान की चंचल सोखी अवश्य फूट पड़ी। अभी मैं कैसे मर सकती हूँ? अभी तो हमें किसी का घर बसाना है। तो देरी किस बात की है? बंदा हाजिर है। फौजी युवक ने सीने पर हाथ रखते हुए नाटकीय अंदाज में नहले पर दहला मारा। पीछे से पास आती सहेलियों का एक जोरदार ठहाका गूंजा तो तृप्ति झेंप गई। बड़े बदतमीज हैं आप, उसने खींचते हुए पैर हटाए और धन्यवाद सुंदरी, हवा में एक चुंबन उछाला और दूसरे ही पर जीप उसकी बगल से धूल उड़ाती निकल गई। वो पूरी रात तृप्ति ठीक से सो नहीं पाई। एक खींच भरी गुदगुदाहट उसके सारे वजूद पर छाई रही। नींद में भी ख्वाब में सैनिक वर्दी से सजा एक नटखट चेहरा उसके कुंवारे मन की दहलीज पर दस्तक देता रहा और धड़कनें प्यार के हर रंग चुनकर रंगोली सजाती रहीं। दूसरे दिन कॉलेज जाते समय वो फिर दिखा था। तृप्ति के बहुत पास से गुजरते हुए उसने मुस्कुराकर धीरे से हवा में चुंबन उछाला तो तृप्ति की आंखों में लाज के नशीले डोरे उभर आए। उसी हफ्ते कॉलेज के वार्षिकोत्सव के दौरान मंच पर गाना सुनाते समय दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में बैठा वह सजीला नौजवान तृप्ति को दिखाई दिया तो गाना गाते होंठ लरच कर रह गए।
आंखों में उस अनजान परदेसी की तस्वीर उभर आई जो उसके गीत में गांव की एक छोरी का दिल चुरा बैठा था। आप बहुत अच्छा गाती हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तृप्ति के मन से नीचे उतरते ही उसने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और हसीन है, बिल्कुल आपके चेहरे की तरह। शुक्रिया। तृप्ति बुरी तरह शर्मा गई थी और उसके बाद चोरी छिपे मिलने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ पता ही नहीं चला। आकाश फौज में कैप्टन था, अविवाहित था, जयपुर का रहने वाला था और इस समय मेरठ में पोस्टिंग थी। आकाश के प्यार की मधोसी में समाई तृप्ति ने इससे अधिक जानकारी की ज़रूरत ही नहीं समझी। आकाश ने कितनी बार उसके माँ पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर तृप्ति अपने पिता के स्वभाव से पूर्ण परिचित थी। यदि उन्हें बेटी के प्यार की भनक भी मिल गई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खानदान की मान मर्यादा उनके पुरखों की निशानी थी जिसके लिए वे कोई भी आहुति दे सकते थे। किसी अनजाने सहयोग की प्रतीक्षा में वह आकाश को हर बार टाल देती थी। अजीब कशमकश की स्थिति में थी वो उन दिनों। एक ओर उसका प्यार था तो दूसरी ओर कर्तव्य, एक ओर अनदेखा भविष्य था तो दूसरी ओर सुखद वर्तमान, पर जिसे छोड़ने का भी मन साहस नहीं कर पा रही थी। अचानक इसी बीच तृप्ति के पिता की बदली आगरा हो गई। आकाश से अंतिम बार विदाई लेकर और पत्र लिखने का वादा करके वह भीतर ही भीतर रोती कलपती आगरा आ गई। उसके सपनों को दूसरा आघात तब लगा जब 2 माह बाद ही उसके पिता ने आगरा में ही उसका विवाह तय कर दिया। तृप्ति ने अपने पत्र में आकाश के सम्मुख झोली फैला दी। अब वह हर जोखिम उठाने को तैयार थी। इस बिछोह के अंतराल में आकाश के बिना अपनी सूनी जिंदगी का एहसास उसे अच्छी तरह हो गया था। आकाश भी शादी की खबर से हिल गया था। उसने छुट्टी मिलते ही आने की बात लिखी, पर विवाह को कुल 15 दिन ही रह गए और आकाश का कहीं पता नहीं था, ना ही कोई पत्र। हार कर तृप्ति ने अकेले ही एक बहुत बड़ा निश्चय कर डाला और प्यार के आगे कर्तव्य हार गया। अपने अंतिम पत्र में उसने आकाश को अपने मेरठ पहुंचने की तारीख और गाड़ी लिखी थी। विवाह के ठीक 5 दिन पूर्व जब आंगन में ढोलक पर बधाइयों के तेज स्वर गूंज रहे थे, तृप्ति सबकी आंखों में धूल झोंककर मेरठ जाने वाली गाड़ी में बैठ गई थी। मन में उभरती अनगिनत आशंकाओं की पटरी पर निश्चय के कदम रह रहकर लड़खड़ा उठते। काश उसके पंख लग जाते और वो उड़कर आकाश की बाहों में समा जाती, जहाँ न उसे वर्तमान का भय सताता न भविष्य की चिंता। गाड़ी मेरठ स्टेशन पर खड़ी थी। तृप्ति की बेचैन निगाहें प्लेटफार्म के हर कोने में आकाश को ढूंढ रही थीं, पर हर ओर मायूसी का पर्दा था। ट्रेन से उतरकर वह एक ऐसे स्थान पर खड़ी हो गई जहाँ से हर आने जाने वाले को देख सके। आँखों की नमी पलकों तक फैलने लगी क्योंकि आकाश का कहीं नामो निशान नहीं था। चिंतित और परेशान वह अजीब स्थिति में थी। तभी उसने गौर किया कि एक नौजवान उसके आसपास मंडरा रहा है। जिंदगी में पहली बार बाहर अकेले उठने वाले कदम सूखे पत्ते से कांप उठे। उफान उतरा तो अपनी नासमझी पर झुंझलाहट के अलावा उसके पास बचा ही क्या था। सामने अंधकारमय भविष्य था क्योंकि वर्तमान पर वह स्वयं अपने हाथों कालिक पोत चुकी थी। मन में आत्महत्या का विचार जड़ पकड़ने लगा, पर तब तक अपने इर्द गिर्द चक्कर काटते नौजवान से वह इतनी भयभीत हो गई कि सामने खड़ी ट्रेन में चढ़कर भीड़ में गुम होने के सिवा उसे और कुछ न सूझा। उस पल उस विवेकहीन लड़की को ये भी नहीं पता था कि ट्रेन कौन सी अनजानी राह पर जा रही है, पर यह उसका भाग्य था या संयोग कि ठीक 8 घंटे बाद वो फिर एक बार आगरा स्टेशन पर खड़ी थी। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूँ। पलट कर देखते ही तृप्ति काँप उठी। सामने वही मेरठ वाला युवक खड़ा था। आप घर से भागकर आई हैं ना? तृप्ति की घबराहट देख उसने मुस्कुराकर कहा तो तृप्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। मन में कोठे के दलालों के किस्सों की चिंगारियां उड़ने लगीं। उसे चुप देखकर युवक की हिम्मत बढ़ गई। आप जानती हैं, अकेले घर जाने पर आपके पिता दीनानाथ जी आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बार उसका गंभीर स्वर तृप्ति को चौंका गया। वह हकलाए स्वर में बोली, आप मेरे पिता को जानते हैं?
मैं तुम्हें भी जानता हूँ तृप्ति, चलो घर चले। उसके स्वर में कोमलता भर गई और आगे बढ़कर उसने हाथ के इशारे से टैक्सी वाले को संकेत किया। पता नहीं युवक के स्वर में अधिकार की भावना थी या परिचित होने का एहसास। उस अजनबी से भयभीत होते हुए भी तृप्ति टैक्सी में बैठ गई। उस युवक के साथ घर पहुंचने पर सब लोग उसे अजीब निगाहों से तो देख ही रहे थे, पर पिता के जिस रूप की कल्पना में वो न जाने कितनी बार जी जी कर मर रही थी, उसका तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। पता नहीं उस अजनबी ने उनसे क्या कहा कि उन्होंने तृप्ति के सिर पर हाथ फेरकर केवल इतना कहा, पगली कहीं की, जाने से पहले कम से कम मुझे तो बता दिया होता। पर उस पर से पर्दा तब हटा जब तृप्ति की सुहाग रात में दो मजबूत हाथों ने उसका घूंघट उठाते हुए मधोसी भरे स्वर में कहा, तुम कितनी सुंदर हो तृप्ति। और तृप्ति की कपकपाती पलकें ऊपर उठकर जड़ हो गईं। सामने वही ट्रेन वाला युवक खड़ा था। बाद में सागर यानी उसके पति ने बताया कि संयोग से उस दिन वह भी किसी कार्यवश मेरठ जा रहा था। आगरा स्टेशन से तृप्ति को अकेले ट्रेन में सवार होते देख वह हैरान रह गया। शादी के सिलसिले में भले ही उसने आमने सामने देखने दिखाने की औपचारिकता न पूरी की थी, पर वह कॉलेज के रास्ते में कितनी बार उसे छिप छिप कर देख चुका था। फिर आगरा से ही सागर ने तृप्ति पर नज़र रखी। तृप्ति की उड़ी रंगत और पुतलियों में छिपी बेचैनी से वह समझ गया था कि मामला कच्ची उम्र के प्यार का है। घर लौटने पर तृप्ति के घर वालों से उसने बहाना बनाया था कि उसके किसी दोस्त ने शैतानी में उसकी दुर्घटना की खबर तृप्ति तक पहुंचा दी थी और यह भी कहा था कि उसे तुरंत वहां बुलाया है। इसीलिए बदरवासी में वह किसी को कुछ बिना बताए उस दोस्त के साथ चली गई। इतनी देर घर से गायब रहने पर पिता का कुछ क्रोध तो स्वाभाविक था, पर मंगेतर के साथ उसे देखकर उन्हें संतोष हो गया था। पति के बड़प्पन और समझदारी पर विभोर हुई तृप्ति उसके चौड़े सीने में सिमट गई और सागर ने उसे अपने अथाह प्यार की गहराइयों में डुबो दिया। हालांकि सागर ने इसके बाद कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, पर तृप्ति यह सोच कर ही काँप उठती थी कि अगर उस दिन सागर न मिला होता या फिर उसने उसके पिता पर यह राज जाहिर कर शादी से इनकार कर दिया होता तो आज वो किस हाल में होती, और उन क्षणों में सागर के प्रति उसका प्यार और भी गहरा जाता। सागर जैसे समझदार पति को पाकर तृप्ति को जिंदगी का हर सुख मिल गया था। आकाश की स्मृति अब एक कसक नहीं बल्कि अतीत की कड़वाहट बन चुकी थी, और उस कड़वाहट ने फौजियों के लिए ही उसके मन में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अपनी कहानी सुनाते हुए भी तृप्ति ये बात छिपा गई कि राहुल का पिता ही उसके अतीत का नायक था। ठीक है माँ, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं राहुल से विवाह करूं तो मैं नहीं करूंगी। जिंदगी का सारा दर्द अपनी झोली में समेट लूँगी, पर तुम तक उसकी आँच कभी नहीं आने दूंगी। माँ की कहानी सुन अंजू ने पहली बार मुँह खोला। अंजू, उसकी भावनाओं का अनुमान लगाकर माँ का दिल तड़प उठा। पर माँ, एक बात मैं तुमसे अवश्य कहना चाहूँगी, अंजू ने गंभीरता से कहा। कौन सी बात? वह ये कि तुम्हारे और मेरे बीच एक पीढ़ी का अंतर है और माहौल का भी। उस समय तुम उम्र में बहुत छोटी थी और मेरे मुकाबले कहीं अधिक भोली। तुम्हारे साथ जो भी घटा उसके लिए न तुम दोषी थी और न तुम्हारा कैप्टन। दोषी थे किसी हद तक तुम्हारे माँ बाप, जिन्होंने अपने और तुम्हारे बीच विश्वास की इतनी छोटी डोर बांधी थी कि वह जरा सी खींचते ही टूट गई। यदि उन्होंने तुम्हारे इर्द गिर्द अपने कठोर अनुशासन और बड़प्पन के झूठे दम की लक्ष्मण रेखा न खींची होती तो तुम आसानी से अपनी बात अपने माँ बाप से कह सकती थी, और तब तुम्हें उस खतरनाक कदम उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माँ के कंधे पर हाथ रखकर अंजू एक क्षण रुककर फिर बोली, पर माँ, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने और पापा ने मुझे इतना स्नेह, आज़ादी और विश्वास दिया है कि उसके टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम और पापा ही दुनिया में मेरे लिए ऐसे व्यक्ति हो जिनकी गोद में निसंकोच हो अपने सारे दुख डाल सकती हूँ। अंजू की आंखें नम हो उठी थीं। पर कैप्टन, उसने भी तो मुझे धोखा दिया। बेटी की बातों में सच्चाई देखकर
तृप्ति ने लपक कर दूसरा पहलू पकड़ लिया। माँ, इसमें भी गलती तुम्हारी थी। तुमने केवल उन्हें अपने आने की सूचना भेजी थी, पर उनका जवाब तो तुम्हारे पास नहीं आया था। हो सकता है उन्हें वह पत्र ही ना मिला हो, अथवा कोई मजबूरी उनके सामने रही हो। फिर तुम्हारी उम्र मात्र 17 साल की, इतनी कच्ची उम्र थी कि तुम किसी की सूरत देख या कुछ मुलाकातों में उसकी असलियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। पर मेरी स्थिति इससे भिन्न है। मैं पीएचडी कर रही हूँ, अपना भला बुरा समझने लायक उम्र भी है और बुद्धि भी। किसी अनजान पुरुष के हाथ में अपना भविष्य सौंपने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। राहुल मेरी सहेली का भाई है, उसके पेरेंट्स से भी मेरा परिचय है और राहुल को भी मैं बहुत अच्छी तरह समझ और परख चुकी हूँ। उसके बाद ही मैंने कोई फैसला लिया है, कहकर अंजू चुप हो गई। बेटी की बातों में गहराई का अनुभव करने के बाद भी तृप्ति का दिल इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बेटी की शादी उस बेवफा आकाश के बेटे से हो। मुझे सोचने का समय दो अंजू, तृप्ति ने बेटी से नज़र बचाते हुए कहा। दूसरे दिन सागर और अंजू के जाने के बाद तृप्ति यूं ही बैठी बेटी की बातों के ताने बाने उधेड़ रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। तुम? दरवाज़ा खोलते ही तृप्ति चौंक उठी। सामने आकाश खड़ा था। क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? आकाश की शरारती मुस्कान बिखरी तो तृप्ति झेप गई। ओह, आइए, दरवाजे से हटते हुए उसने धीरे से कहा। भीतर आते ही आकाश गंभीर हो उठा। सोफे पर बैठते ही उसने पहला प्रश्न किया। सुना है तुम राहुल और अंजू की शादी के विरुद्ध हो, क्या यह सच है? तुमसे किसने कहा? तृप्ति एकाएक हैरान रह गई, पर आकाश ने उसका प्रश्न अपने स्वर की तेज धार से काट दिया। मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने ठीक सुना है। इस बार तृप्ति का स्वर ठंडा और सपाट था। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? आकाश ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पर अब तृप्ति विचलित होने के कगार से दूर खड़ी थी। उसी प्रकार ठंडे स्वर से बोली, इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानते हो। भीतर कोई पहाड़ जैसे भरभराकर ढह गया। आकाश का स्वर भीगा भीगा हो उठा। तृप्ति, मैं बीती स्मृतियों में लौटकर जाना नहीं चाहता। तुम क्यों उन भूली वादियों में मुझे फिर भटकाना चाहती हो, जिनसे निकलने के प्रयत्न में मैं उम्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुका हूँ। आकाश की जबान से एक मुद्दत बाद भी अपना नाम सुन तृप्ति भीतर तक सिहर उठी। उसके कांपते अधरों ने केवल इतना ही कहा, आकाश, मैं जानता हूँ तुम मेरे अपराध की सज़ा इन मासूम बच्चों को दे रही हो, पर सच मानो तृप्ति, मैंने जानबूझकर तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं किया। समय की गिरफ्त में फंसकर जो विवशता से मुझसे हुआ, उसकी सज़ा तो मैं तुमसे अपने पहले प्यार से जुदा होकर कब की भुगत चुका हूँ। मैं समझी नहीं। तृप्ति, तुम्हारा पत्र जब मुझे मिला, मैं लद्दाख की सीमा पर तैनात था। एक माह पश्चात किसी तरह छुट्टी लेकर मैं आगरा रवाना हुआ, पर स्टेशन पर उतरते ही तुम्हारी एक सहेली से भेंट हो गई। उसी से मालूम हुआ कि 2 माह पूर्व तुम्हारी शादी हो चुकी है। टूटे सपनों की अर्थी लिए मैं सीमा पर लौट गया। मन में जीने की ललक दम तोड़ चुकी थी, इसलिए शत्रु से बेखौफ हो लड़ा। पर मृत्यु बहुत दूर थी, इसलिए जिंदगी की गाड़ी घसीटते हुए आज तुम्हारे सामने हूँ। आकाश के स्वर में बीते दिनों का दर्द सिमट आया। तृप्ति, मैं नहीं चाहता कि जो दर्द मैंने भोगा है, उसका एहसास भी हमारे बच्चों को छू पाए। आकाश, मैं तुम्हें कितना गलत समझती रही। तृप्ति जैसे सपने में बोल रही थी। मैं भी कितनी नादान हूँ, जो अपनी एक भूल के प्रायश्चित में अपने बच्चों की आहुति देने जा रही थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आकाश उठ खड़ा हुआ। इतने दिनों बाद मिले हो, क्या चाय भी नहीं पियोगे? चलो, तुम कहती हो तो पी लेते हैं। आकाश के स्वर में वही पुरानी खनक लौट आई। चाय की चुस्कियों के दौरान लंबे अंतराल की घटनाएं एक एक कर उभरती चली गईं। शाम को कॉलेज से लौटकर चाय पीते समय अंजू ठहरी झील सी खामोशी थी। तृप्ति थोड़ी देर तक उसकी ओर से उठने वाले प्रश्न का इंतजार करती रही, पर अंजू का मौन जब उसे असहन हो गया तो आगे बढ़कर उसने स्वयं ही खामोशी भंग कर दी। अंजू, मुझसे कुछ पूछोगी नहीं?
शायद पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, अंजू ने चाय का दूसरा कप भरते हुए कहा। पर क्यों? बेटी के भीतर छिपी भावनाओं से आज उसकी जननी ही अनजान थी। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो विश्वास और स्नेह की डोर है, उसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना मैं। विश्वास का रिश्ता संदेह और अविश्वास से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों से यह रिश्ता कायम नहीं कर पाते, उन्हीं के बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देकर स्वयं भी धोखा खाते हैं। तुमने और पापा ने कभी मुझ पर संदेह की दृष्टि डाली ही नहीं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस पर पूरा विश्वास की गरिमा बनाए रखूं। और विश्वास के बल पर मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जो भी फैसला करोगी वो मेरे हित में होगा, अंजू ने भरे गले से कहा। बेटी की बात सुनकर तृप्ति हैरत में उसकी ओर ताकती रह गई। मन में हुक सी उठी, काश इतनी समझदारी उसके और उसके माँ बाप के बीच भी रही होती। क्या सोचने लगी माँ? अचानक अंजू बोल उठी तो हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। सोच रही हूँ इतनी बुद्धू माँ की इतनी समझदार बेटी कैसे पैदा हो गई। सामने रखी प्लेट में उसने एक रसगुल्ला उठाकर अंजू के मुंह में ठूंस दिया। मेरे होने वाले दामाद राहुल के नाम सुनते ही आश्चर्यचकित अंजू माँ के गले से लिपट गई। मेरी अच्छी माँ। और रसगुल्ला भरे मुँह से ही उसने माँ के गाल पर कितने ही चुंबन जड़ दिए। विश्वास की डोर और भी लंबी और मजबूत हो गई थी।